जय भीम साथियों। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमते हुए उस पर झूलने वाले वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में जब भी बात होती है, हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना रहा है कि उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ होने दिया गया। जब भगत सिंह को फांसी हुई, उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज वकील देश में थे, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। सवाल यह भी उठाते हैं कि बाबा साहब भी तो वकील ही थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोपेगेंडा की हवा निकालेंगे, जिसे लेकर ब्राह्मणवादियों द्वारा दशकों से सवाल उठाए जाते रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी प्रकार की जानकारी लेकर आता रहता हूं। इसलिए यदि आप डॉक्टर अंबेडकर को पसंद करते हैं और इनके जीवन से जुड़ी जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज उन सभी कारणों से अवगत कराऊंगा जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि वह भगत सिंह को फांसी से चढ़ने से रोक सकते थे, परंतु उन्हें नहीं रोका। सरदार भगत सिंह की 1927 में गिरफ्तारी हुई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये वो दौर था जब दलितों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, समाज में उन्हें बैठने की आजादी नहीं थी, सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने की आजादी नहीं थी, ऊंची जाति के लोगों के साथ खाना खाने की आजादी नहीं थी। उस समय खुद डॉक्टर अंबेडकर को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था। जुलाई 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वापस भारत लौटे थे। उसके बाद वो बड़ौदा में नौकरी करने गए। छुआछूत का आलम ऐसा था कि डॉक्टर अंबेडकर खुद अपना नाम बदल कर रह रहे थे। वह सराय में एक पारसी नाम रखकर रह रहे थे। एकदम अचानक से दर्जन भर लोग उनके कमरे में आ धमके और उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया। उस दिन शाम तक उन्हें सराय खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। बाबा साहेब रो पड़े थे। उस घटना का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कई बार किया था। ये 1917 की बात है। अब आप बाबा साहब के साथ हुए इस कृति से समाज में दलित की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस घटना के 6 साल बाद, यानी कि साल 1923 में, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। वो वकील तो बन गए थे, लेकिन उन्हें बार काउंसिल में बैठने की जगह नहीं मिली। अस्पृश्यता के कारण उन्हें केस तक नहीं मिल पाए थे। लंबे समय तक स्थिति ऐसी बनी रही, लोग उनके पास आने और उनके पास बैठने तक से कतराते थे। ऐसे में छोटे से छोटा केस भी डॉक्टर अंबेडकर के हिस्से में नहीं आया करता था। केस नहीं मिलने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत छोड़ बीएस अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जहां किसी शूद्र के छूने पर भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाया करता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रह रहे थे। मुंबई से लाहौर जाकर उनका केस लड़ना किसी भी हालत में डॉक्टर अंबेडकर के लिए सही नहीं था। इसके अलावा भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। वही अंग्रेजों की ओर से भगत सिंह के विरोध में जो वकील सफाई पेश कर रहे थे, वो ब्राह्मण थे और उनका नाम सूर्य नारायण शर्मा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही सूर्य नारायण शर्मा थे जो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सुदर्शन गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। यह पूर्ण रूप से समझ में आता है कि बाबा साहब के साथ मुश्किलें थीं और यह चाहकर भी भगत सिंह का केस नहीं लड़ सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, जो उस समय के दिग्गज वकील थे, क्या वे सोए हुए थे? उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया? वे हाथ में हाथ धरकर क्यों बैठे हुए थे? आपको बता दें कि साल 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया था। इसकी पैरवी अब्दुल राशिद ने की। साल 2014 में अब्दुल ने जब एफआईआर की कॉपी मांगी, तो पता चला
कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं था। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह की फांसी से बचाने के लिए कथित देशभक्तों ने क्या किया। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं फैल करके मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर डॉक्टर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आक्षेप व आरोपों का प्रति उत्तर देने आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हो, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र हनन का हो, तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं। यहां पर जवाब देना है उचित रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था 2500 वर्ष की सामाजिक वर्ण व्यवस्था से उपजी जातीयवादी गुलामी को समाप्त करना। अत्यंत जरूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह का मुकदमा इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वे उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उस समय की परिस्थितियों और व्यावहारिक कारणों से यह संभव नहीं था कि वे भगत सिंह का मुकदमा लड़ पाते। अब हम क्यों चुप रहे? इसका जवाब हमें मनुवादियों को जरूर देना होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।